कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि आपकी ऑब्जर्विंग पावर आपको वकील बनाती है एज पर मी। शुरुआत में अगर आप गलतियां नहीं करोगे ना और उन गलतियों से घबरा गए तो आप कभी सीख भी नहीं पाओगे, ना कभी आगे बढ़ पाओगे। बोलते हैं ना कि गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती आप एक नहीं बहुत करो, बट अपनी गलतियों से ना सीखना ये प्रॉब्लम है। जो एकमात्र जो चीज है ना वो सबसे पहले वो अपना कॉन्फिडेंस लेके चले। अदरवाइज एक वो वेब सीरीज आई थी अभी थोड़ी दिन पहले, ये जो है एक्ट्रेस का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एडवोकेट ही थे उसमें, तो भागते भागते जैसे कोर्ट में जा रहे थे, वो सीन मेरे को बड़ा याद आता, बड़ा हंसता हूँ उस चीज को देख के। प्रो बोनो में क्या होता है, जो केस आप अपनी मर्जी से ले रहे हो उसमें कुछ पैसा आपको नहीं मिलता है उस केस के अंदर। तो प्रो बोनो भी बहुत सारे केसेस किसी भी वकील के द्वारा लड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का इस पॉडकास्ट चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कानूनी जानकारी और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। आज हमारे साथ कुछ वकील साहब हैं जो कि गुड़गांव और दिल्ली दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं। अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नए वकील साहब जब प्रैक्टिस में आते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने होती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, और बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं स्वागत करता हूं दोनों ही वकील साहब का, एक है दीपक पंघाल जी और एक है सोनू चौधरी जी। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपक पंघाल जी को, वो कुछ अपने बारे में बताएं। नमस्कार सभी का, मेरा नाम दीपक पंघाल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ। उससे पहले मैंने बीकॉम करी है, उससे पहले 12th मैंने अपने BRCM स्कूल बहल, और ग्रेजुएशन बीकॉम भी मैंने वहीं से करी है। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करी है। पिछले 21 में मेरा रजिस्ट्रेशन है, 21 के बाद से मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ। एडवोकेट सोनू चौधरी भी अपने बारे में कुछ बताएं। सर आपका धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया और लोगों तक ये जानकारी साझा करने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं सोनू चौधरी गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? मैं सादुलपुर राजगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही कंप्लीट की है। फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से लॉ ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने वहाँ पे हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके अंदर प्रैक्टिस की। आप सीधा आप गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन करवाया या फिर आपने पहले अपने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? पहले मैंने हमारे सादुलपुर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया था। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन कि गुड़गांव ही ज्वाइन करना था? वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए कि वहाँ सही से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। दीपक जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आप गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, अपने प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताइए मुझे। प्रैक्टिस मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली ही है 2021 से, और इन कोर्ट अगर रजिस्ट्रेशन देखे तो वैसे मैंने रोहिणी करवा रखा है, रोहिणी बार के अंदर। बट उसके अलावा मेरा हाई कोर्ट भी है, शायद महीने 20 दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा। पर्टिकुलर एक सेक्टर होता है जैसे कि सभी वकीलों के लिए, वैसे तो सभी फील्ड में वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक फील्ड हो। आपका कोई स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ प्रैक्टिस करते हैं? स्पेसिफिक फील्ड के मामले में सर मेरा मोस्टली जो एक्सपीरियंस है वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर ज्यादा है। जैसे किस टाइप के केसेस में? मोस्टली जो बेल के जो केसेस हैं क्रिमिनल मैटर्स के अंदर वो ज़्यादा हैं। उसके अलावा मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस हैं और 138 के NI एक्ट के ये केसेस भी काफ़ी हैं। जैसा कि आपने भी बताया था कि आपने 2021 में रजिस्ट्रेशन करवाया, और कई बार जैसे पॉडकास्ट से बुलाते हैं अलग अलग वकीलों को और हम पूछते हैं उन लोगों से कि शुरू में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत में ऐसा था कि जब वकालत का है ना, ये फील्ड में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर वकालत से जुड़ा हुआ हो ना तो आपके लिए ये फील्ड बड़ा लीनियंट है, थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा इजी हो जाता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड में कहीं कोई एडवोकेसी से आप कहीं रिलेट नहीं करते ना तो आपके लिए बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रगल है। जैसे आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की हो? प्रॉब्लम्स के नाम पे सर ऐसा था, जब शुरुआत मैंने वकालत की करी ना 2021 में, तो उस टाइम पे मेरे को ये भी याद है कि मैं दिसंबर जनवरी, जब आज जनवरी में ही बैठे हैं, तो दिसंबर जनवरी फरवरी जब ठंड का महीना था ना, तो उस टाइम पे मैं 15-15 20-20 किलोमीटर बाइक से भी आया जाया करता था ऑफिस से रूम तक की। दिन में ऑफिस आगे, कोर्ट आगे, क्योंकि बहुत शुरुआती स्टेज में थे, हमें ये भी नहीं पता था कि कोर्ट में जाके खड़ा कैसे होना है। वो हमने सीखा। उसके बाद चलो हमें एक गाइडेंस अच्छी मिल गई। आप
इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जब नए वकील साहब कोई आते हैं, जैसा आपने बोला कि फर्स्ट जनरेशन वकील जो होते हैं वो प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करते हैं, जो नए वकील हैं वकालत करके आते हैं, कुछ पता उनको होता नहीं है और प्रैक्टिकली चीजें सब कुछ कोर्ट में चल रही होती है, सिखाने वाला कोई होता नहीं है। बिल्कुल। ऐसा कोई इंसिडेंट जो कि आपके लिए लाइफ में पूरा एक लेसन बन गया हो? लेसन सर, मेरे को एक बार याद है कि मैं फर्स्ट टाइम जब हाई कोर्ट की अपीयरेंस देने गया था, तो मेरे सीनियर भी मेरे साथ थे। मैं उनके साथ जब वहाँ हाई कोर्ट के अंदर मतलब उस फर्स्ट टाइम जब गए तो वो चीज़ें सुनते थे कि हाई कोर्ट का प्रोसेस बड़ा अलग होता है काम करने का। दिल्ली हाई कोर्ट का प्रोसेस कुछ ज्यादा अलग है दूसरे कोर्टों के हिसाब से? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट क्या है कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत चीज़ों में स्ट्रिक्ट है। वो अपने अगर हम कोई फाइलिंग करते हैं उसमें मिस्टेक्स को लेकर के अगर वहाँ विदाउट ड्रेस भी खड़े हैं ना, तो आई थिंक कि वो अपीयरेंस भी नहीं लेंगे। वैसा मामला है वहाँ का। विदाउट ड्रेस इन द सेंस कि हमने प्रॉपर कोर्ट, अब ये सिंपल कोर्ट, जैसे बीच में गाउन का एक रूल आ गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो बाद में हट गया। विदाउट गाउन वो अपीयरेंस भी नहीं ले रहे थे। हाँ, विदाउट गाउन उस टाइम पे गाउन की थी, विदाउट गाउन वो लोग अपीयरेंस भी नहीं लेते थे। जब स्टूडेंट एक पढ़ के आता है यूनिवर्सिटी से, किताबी ज्ञान उसको बहुत ज्यादा होता है। सो मुझे आपसे पूछता हूँ मैं सवाल ये, जैसे कि जब एक कोई स्टूडेंट पढ़ के आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किताबी ज्ञान उसको बहुत होता है, वो किताबी ज्ञान उसे कितना काम आता है कोर्ट्स में? लेकिन जो कोर्ट्स की कार्रवाइयाँ हैं वो किताबी ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान तो काम में आता ही है, लेकिन वो कोर्ट की कार्रवाइयाँ अलग हैं। उसके अंदर हमें शिद्दत से सीखना पड़ेगा, सीनियर्स के गाइडेंस में सीखना पड़ेगा, और जो हमें हालात हैं हमारे उनसे भी काफ़ी सीखना पड़ेगा। जैसे किसी भी एक नए वकील को कोई एक आप जो बात बोलना चाहो कि वो गलती बिल्कुल ना करो और ऐसा जरूर करना चाहिए, कोई ऐसी बात? मैं सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि वो जो अपने जूनियर्स हैं उनको जो कानून की बारीकी हैं उनके बारे में ज़रूर समझाएं। मैंने देखा है जो कई एडवोकेट्स हैं वो काम करवाते हैं, काफी साल उनके खराब हो जाते हैं, अल्टीमेटली सीख नहीं पाते। अल्टीमेटली सीखना क्या सर, ये मान करके चलो सीनियर एडवोकेट्स जो पुराने बैठे हैं ना, ये बड़ा स्ट्रगलिंग वाला फील्ड है। ये जितना एक लाइन मेरे हमेशा याद आती है। मैं एक दिन गुड़गांव कोर्ट में, शुरुआत की बात है, किसी चैम्बर में बैठा था, जनरली मैं कोई काम गया था वहाँ, तो वहाँ मतलब सीनियर एडवोकेट्स थे 5-7, हम बैठे, हमारा कोई डिस्कशन हो रहा था, तो एक काफी सीनियर वकील थे, उन्होंने एक लाइन बोली कि इट्स एन रिच मैन्स प्रोफेशन। तो देखो रिच मैन प्रोफेशन, तो हाँ वो पता है क्या, ये लाइन सही नहीं बोलूंगा मैं इसको, ये सही लाइन नहीं है। देखो ऐसा होता है कि जो ये लीगल प्रोफेशन है, क्योंकि मैं भी काफी सालों से इस प्रोफेशन में हूं, ये प्रोफेशन ही है, और जो लीगल प्रोफेशन है इसमें टिल द डेथ ऑफ योर लाइफ, टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल सबको करना होता है, बट रिच मैन के लिए इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। वो इत्तेफाक नहीं रखने का मतलब ये यहीं पे एक डिफरेंस समझ आता है। वो जब उन्होंने बोला ना, तो उनकी वकालत मेरे हिसाब से आई थिंक कि वो 20-25 साल से वकालत में थे वो, और बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है ये वकालत के अंदर। और 20-25 साल में आई थिंक अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये लाइन कहीं ना कहीं शूट करती है, क्योंकि वो शूट सिर्फ करती है सिर्फ और सिर्फ मतलब कि वो एक इनकम के तौर के ऊपर। सिर्फ पढ़कर आने से क्या कोई वकील बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मुझे ना एक बहुत बढ़िया बात बताई थी मुझे किसी ने, मैं बात कर रहा था, कहीं पर बैठे थे हम लोग, काफी लोग हम चैम्बर में, तो बात चल रही थी वहां पर, तो किसी ने मुझे बोला कि सिर्फ पढ़ने से वकील बना जा सकता है, और मेरा सबमिशन वहां पे थोड़ा अलग था। जैसे एक स्लोगन में बोलना चाहूंगा कि कोई भी तोता भगवत गीता को याद तो कर सकता है, पर उसका सार नहीं बता सकता। सार वो तभी बताएगा जब उसको समझेगा। रटना अलग चीज है, प्रैक्टिकली किसी चीज को परफॉर्म करना एक बहुत अलग चीज है। कोर्ट में खड़े होना ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए। उससे भी बड़ी बात क्या होती है कि आपकी ऑब्जर्विंग पावर आपको वकील बनाती है। एज पर मी, ऑब्जर्विंग जब तक एक वकील के पास अच्छी नहीं है ना, प्रेजेंटेशन देने का तरीका अच्छा नहीं है, वो अच्छा वकील नहीं बन सकता। स्ट्रगल तो है, बिल्कुल सही बात, स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल को आप नकार नहीं सकते। नहीं, स्ट्रगल थोड़ा नहीं, वही बात है कि अगर आप फैमिली बैकग्राउंड, आप अगर फर्स्ट जनरेशन वकील है तो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है। थोड़ा कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, कई वकीलों से मैं मिलता हूं, जैसे कोर्ट में जब हमारे कोई केस चल रहे होते हैं, तो कई लोगों से हम मिलते हैं, हम देखते हैं कि वो बेचारे अपना आने जाने का खर्चा तक नहीं निकाल पाते।
हाँ बिल्कुल, ये चीज वो भी सच है। डिपेंड होते हैं किसी पर वो बिल्कुल डिपेंड होते हैं, बट मेनली क्या होता है कि जब शुरुआत में हम जाते हैं ना, अगर सीनियर्स आपको ठीक मिल जाएं, वो आपको गाइडेंस ठीक दे दें, वो आपको लॉ की बारीकियां समझाएं, तो बहुत ज्यादा आप उस चीज से इनहेंस होते हैं, बहुत ज्यादा आपको मतलब निखार आता है उस चीज में। सोनू जी, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपका कोई जूनियर हो, एसोसिएट हो, या कोई भी ऐसा वकील जो कि शुरुआत दौर में आपसे मिला हो और इतनी क्राइसिस में हो कि वो अपना खर्चा भी ना निकाल पा रहा हो? हाँ सर, ऐसे मेरे साथ के कई साथी थे जिनको मैं देखता था कि वो दिल्ली से भी आते थे और कोर्टों से भी आते थे, जो उनका जो किराया होता था वो जेब से भरना पड़ता था। पर वो इतने केस नहीं आ रहे थे उतने। उनके पास केस नहीं थे, वो सीनियर के केसों के अंदर अपेयर होने के लिए आते थे। बस अपीयरेंस लग जाए किसी तरह से। क्या चीज है कि अपीयरेंस सीनियर जो है ना, कई चीजें हैं इनमें। अगर कई बार जूनियर भी ऐसा होता है कि वो उस चीज के ऊपर आश्रित हो जाते हैं कि सीनियर कुछ देगा तो हम चलेंगे, सीनियर ने कुछ काम नहीं दिया हम नहीं चले, हम बैठ गए। अब दूसरी चीज, एजुकेशन के नाम पे जब हम जाते हैं ना, तो क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज बड़ी अच्छी हैं, जैसे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ के प्रोफेसर्स बड़े सटीक और बड़े बेहतरीन थे पढ़ाने के नाम पे। बाकी तो पढ़ना तो खुद को है। पढ़ने तो के क्या बाद करें? में जब आप कोर्ट में अपीयर हुए, कुछ अलग दिखा कि जो पढ़कर आए वो कोर्ट में कुछ अलग हो रहा है? वो सर पता है क्या, बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है कि मैं गांव देहात से निकल के दिल्ली तक आया था। चलो मेरा एडमिशन हो गया, किस्मत ठीक थी, मैंने दिल्ली देख ली। लेकिन जब वहाँ का माहौल जो था ना, मैं पहले जिन यूनिवर्सिटी से जहाँ पढ़ा हूँ, हालांकि मेरी स्कूलिंग भी, स्कूल जो है BRC में बड़ा अच्छा स्कूल है, मेरी ग्रेजुएशन भी बीकॉम मैंने वहाँ से की, वो भी उन्हीं की सेम संस्था है BRC की, वो बड़ी अच्छी संस्था है वैसे हमारे लोकल एरिया के हिसाब से। उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया ना, तो यहाँ का माहौल क्या था कि जब मैं क्लास में गया ना, तो शायद हम अगर 30 बच्चे क्लास में थे, तो आई थिंक कि 30 के 30 बच्चों की जो कन्वर्सेशन थी ना, वो इंग्लिश टू इंग्लिश थी। जो गांव देहात से लोग आते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। तो वो और दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली के हाई कोर्ट इंग्लिश में ही चलते हैं। हाँ, हाई कोर्ट टोटली इंग्लिश में है, सेशंस कोर्ट आप कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंदी में कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑर्डर्स भी तो इंग्लिश में आते हैं। ऑर्डर सारे इंग्लिश में आते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या थी कि चलो मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से मेरे को इंग्लिश ठीक ठाक समझ में आती थी, मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेता था, बट जब नॉर्मल जो फ्लुएंसी जो होती है ना बात करने की, वो बड़ी जबरदस्ती होती है। नहीं, प्रॉब्लम होती है उसके अंदर तो। हाँ, लेकिन वो 3 साल की डिग्री ने मेरे को वो बोलना सिखा दिया। लॉ का ज्ञान आपको हर जगह मिलेगा, जहां भी आप जाओगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर जगह मिलेगा। फिर इनकी जो केस स्टडीज जो हैं, केस मटेरियल्स जो थे यूनिवर्सिटी के, वो बड़े अच्छे थे। आपके हिसाब से कोई भी ऐसी 2 सजेशंस जो नए वकील को जरूर करनी चाहिए? नए वकील को सबसे पहले घबराना छोड़ना चाहिए एडवोकेसी लाइन में, क्योंकि ये एकमात्र चीज है जो आपको एडवोकेट बनाती है। कॉन्फिडेंस आपको वकील बनाता हाँ, कॉन्फिडेंस ही कोर्ट में आपको वकील बनाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम गलतियां करते है। गलती तो करते हैं वो, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। इस और खासकर इस फील्ड में हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल। शुरुआत में अगर आप गलतियां नहीं करोगे ना, और उन गलतियों से घबरा गए, तो आप कभी सीख भी नहीं पाओगे, ना कभी आगे बढ़ पाओगे। बोलते हैं ना कि गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती आप एक नहीं बहुत करो, बट अपनी गलतियों से ना सीखना ये प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम वाली बात है कि अपनी गलती करने के बाद भी इंसान सीख नहीं रहा है। यही है ना दिक्कत, क्योंकि जब वही बात है, वो एक्सपीरियंस जब मेरे को पहला हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। जब हाई कोर्ट मेरे लिए बहुत अलग चीज थी। शुरुआत में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 1-1.5 महीने में कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, सिर्फ वो माहौल, वहाँ खड़ा होना, वहाँ की प्रोसीडिंग सीखने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हाई कोर्ट की अपीयरेंस चलने लगी कंटिन्यू। हाई कोर्ट की जो मेरी फर्स्ट अपीयरेंस थी ना, वो सही में बड़ी, मतलब ये भी था मन में कि अगर कि कुछ भी उकचू होगी तो ये नहीं पता कि यहाँ से क्या सुनने को मिल जाएगा, कि जज साहब का वो ऑर्डर में जो आएगा वो आएगा, उसके अलावा क्या सुनने को मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, मेरा मानना ये भी है कि एक वकील को शर्माना नहीं चाहिए।
आपको कुछ चीज प्रेजेंट करनी है तो प्रेजेंट कीजिए, तोड़ तोड़ कर इंग्लिश बोलिए, जहां पर इंग्लिश ही मैंडेटरी है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करता, वो एक काफी एडवांस लेवल बन जाता है, पर हाई कोर्ट में आपको अपने केस को प्रेजेंट करना है तो आप तोड़ तोड़ कर ही बोलिए, बट अपने केस को आप समझा पाओ। आपके अंदर जब तक वो पावर नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो किसी भी चीज की है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और समझाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। और ये आया कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से और नॉलेज आती है पढ़ने से। पढ़ना तो पड़ेगा वकालत में। पढ़ना बिल्कुल। सोनू जी, आप मुझे बताओ कि कोई भी ऐसी 2 चीजें जो कि नए वकील को जरूर करनी चाहिए और उन्हें ये गलती बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, कोई 2 आपके सजेशंस। सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो जिस केस में अपेयर होने जा रहा है उस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ के जो उसके जो फैक्ट्स हैं उनको समझ के कोर्ट को अच्छी तरह से समझाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया, आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखते होंगे, बहुत सारे हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग भी आती है, उसमें कई बार जैसा आप बोल देते हैं, वो बोलते हैं कि आप केस के बारे में बताइए, बोलिए, और जूनियर होता है वो बोलता है मैं अर्जन कराने के लिए आया हूं। हाँ, वो शुरुआती एक्सपीरियंस है ना, वो एक मजाकिया सा एक्सपीरियंस होता है। नहीं, मजाकिया इसलिए होता है कि आप फाइल को पढ़ के नहीं जाते, फाइल को पढ़ के नहीं आप कोर्ट में अपीयर मत कीजिए जब तक केस के बारे में आपको पता नहीं है। कुछ तो पता होना चाहिए। आप सिर्फ एडजमेंट लेने के लिए कोर्ट मत जाइए, बेटर है, वरना आपकी इंसल्ट भी हो सकती है और सीखोगे कुछ भी। इंसल्ट नहीं, क्या होता है कि देखो, कई बार मैं इसमें ना एक कबीर का दोहा बोलूंगा कि ये क्या होता है ना, 2 साइड चल रहे होते हैं। 2 साइड क्या चलते हैं, ये वकील गलती कब करते हो आप, जब आप 2 3 4 सीनियर पकड़ लेते हो, वो जहां की डेट मिलती है वहां भागना शुरू कर देते हो। ये नहीं करना चाहिए। जो मेरी ऑब्जर्वेशन बोलती है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, वो ये बोलता है कि पहले अगर कोई भी आपने वकील साहब को ज्वाइन किया, पहले उनसे काफी हद तक सीखिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। अगर आपको लगता है वो नहीं सिखा रहे, अपने सीनियर चेंज कीजिए, पर सीखिए। पर कहीं वही हाल आपका वो वाला हाल ना हो जाए कि 2 बटन के बीच में साबुत बचाना कोई, हाँ, वही हाल हो जाएगा वरना ये जूनियर्स मैक्सिमम यही यूज होते हैं। जूनियर्स के साथ क्या होता है कि आप ऑफिस में चले गए, मोस्टली क्या होता है कि एक स्टेज होती भी है, हर होती है, हर चीज की स्टेज होती है। शुरुआत में जब मैंने काम स्टार्ट किया तब मेरे को भी ये लगता था कि भाई कहीं से भी खर्चा निकले। पहले मेरे 6 महीने बस यही था कि भाई कैसे भी करके कि खर्चा पूरा होना, दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर सोचते हैं इनिशियली शुरू में कि दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव कर ले। यहाँ जो अपना पर्सनल जो खर्चा वो हम निकाल पाए। लेकिन वो 6 महीने क्या हुआ कि मेरे एक सीनियर है राहुल भारद्वाज जी, आपके साथ काफी काम किया है, भी कर ही रहे हैं। तो इसके अलावा आप दोनों से भी मैंने ये चीज सीखी है, मेरे सीनियर्स हैं, अच्छे हैं दोनों, कि काम हम आपको दे, आपसे मैं काम तो ले तो रहा हूं, लेकिन कि मैं खुद के पैर पे कैसे खड़ा हूं। ऑब्वियसली वो आप दोनों का काफी सहारा भी था मेरे, और है देखो भी। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे मैं अपनी बात भी करूं तो हमारे पीछे भी कोई ऐसे वकील साहब नहीं थे जो हमें सिखाते। हाँ, आपको खुद सीखना पड़ता है। बोलते ना कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है, तो आपको मर के ही स्वर्ग और नर्क दिखेगा। जो स्वर्ग गया वापस आया नहीं, और जो यहाँ पर उसने स्वर्ग देखा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप खुद ही वो चीज सीखोगे जो आपको सीखनी है, कोई सिखाएगा आपको कोई नहीं। बिल्कुल, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। शुरुआत के 6 महीने का एक्सपीरियंस मेरा इतना जबरदस्त था कि उसके बाद मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख गया था काफी हद तक। वही राय तो हमेशा लेते हैं एक दूसरे से कि पढ़ने के लिए नए वकील, जितने भी नए वकील आते हैं, पढ़ने के लिए स्पेसिफिक कोई किताब या कोई कैसे तैयारी करे आपके हिसाब से? नहीं, अगर आप वकालत की तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो ज्यादा दूसरी यूनिवर्सिटीज की बुक मैंने नहीं देखी। नहीं, मैं यूनिवर्सिटीज की बुक की बात नहीं करता, बेसिक बुक्स की बात करता। बेसिक बुक्स जो है ना, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक बुक्स जो है ना, आप कभी भी दिल्ली आओ तो मुखर्जी नगर में भी आई थिंक मिल जाती हैं, शायद हैं, बहुत कम मिलेंगी, रेयरली। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप आगे किसी भी कोर्ट में एक एरिया बना होता है जहां बुक्स के लिए मार्केट छोटी सी लगी होती है, शॉप लगी होती है, वहां से ले सकते हैं। वो तो केस नोट्स, केस मटेरियल मिल गए, नहीं, नॉर्मल बुक्स भी मिल जाती हैं इजीली, देखा जाए तो। नोटबुक्स इजीली मिल जाती हैं, बट वो एक लिमिटेड सी चीजें होती हैं। लेकिन मैंने जो नहीं, बट जो कोई वकील साहब डीप में पढ़ना ही नहीं चाहते, वो वकील साहब चाहते हैं कि पहले मैं बेसिक समझ लूं। वो जो बेसिक समझेंगे ना, उनके लिए क्या है कि वही मैं चीज बताने चाह रहा हूँ। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के आगे LC1 LC2 दोनों के आगे बुक स्टॉल है, वहां से कभी भी जाके 2 बुक स्टॉल्स हैं, दोनों के ऊपर आप यूनिवर्सिटी के केस मटेरियल जो है, केस मटेरियल उनको पूछोगे, वो हर सब्जेक्ट के केस मटेरियल दे देगा। एक बुक्स होती है नॉर्मली, उनके अंदर क्या है, जैसे CRPC की है, IPC की है, एविडेंस की है, या जो भी केस मटेरियल है, वो जो केसेस जिनसे एक्चुअल में
शुरुआत हुई है, कोई भी सेक्शन जो है वो इम्पोज हुआ है, तो उसकी शुरुआत किस केस से हुई है? आजादी से पहले भी हमारे यहाँ तो तभी का था ही कानून। 1860 की है अपनी आईपीसी। अब तो खैर बदल गई, बात अलग है, नया आ गया। 1860 की है, बहुत पहले की, 1860 की आईपीसी, कॉलोनियल टाइम की है। हाँ। और उस टाइम की ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसी टाइम की है, अंग्रेजों की देन है ये भी हमारी, लेकिन चलो एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। वहां से आप केस मटेरियल लो, वो केस मटेरियल की समरी और प्रॉपर केस दोनों चीजें मिलती हैं विद सेक्शंस। वो जितना बेहतर आप केस पढ़ गए, अगर दिन में आपने 2 केस भी पढ़े हैं ना, तो इतने जबरदस्त आपको सेक्शंस और उससे भी और आसान तो ये है कि मैनुअल खरीद लो, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, 3 पहले उसकी कमांड तो कर लो। वो तीनों वो तो एक बेसिक है, उनमें उसके बिना नहीं कर सकते नहीं, वकालत। उनमें दिक्कत क्या है कि जैसे ज्यादा शॉर्ट में जानना चाहे तो बेयर एक्ट ले सकते हैं। बेयर एक्ट ले लो, वो बेयर एक्ट ले लो। अब बेयर एक्ट के अंदर तो क्या होता है, वो एक सेक्शन है, वो डिफाइंड है, हाँ। उसके आगे एक केस का नाम है, केस तो नहीं है लेकिन केस का नाम है। वो अगर बंदा सरदर्दी उतनी ले सके कि भाई ये केस का नाम है सेक्शन के आगे, तो हो सकता है इस केस और से अच्छा हो रिलेट जाएगा, करता और हो, अच्छा हो जाएगा। तो उस केस को अगर वो इतना सरदर्दी ले ले कि मैं इसको पढ़ भी लूं, और अच्छा हो जाएगा उसके लिए। जो भी नए वकील साहब आते हैं, कोई भी जो नई भी प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं अपनी, उन्हें मतलब एक स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स के वहां से प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कोई नए वकील साहब सीधा उन्हें मर्डर केस ही मिल जाएगा, रेप केस, पॉक्सो केस, एनडीपीएस मिल जाएगा। शुरुआत कहीं से करेंगे ना। तो ऐसे कौन से वो केसेस हैं जो आसान भी हैं, इजीली उन्हें मिल भी जाएंगे? किस केस से काम करना चाहिए शुरुआत? ये जो बेलेबल ऑफेंस के जितने भी केस हैं उनसे शुरुआत करके धीरे धीरे, जैसे किस तरह केस? जैसे 138 के हो गए, 138 के चेक बाउंस के केसेस, चेक बाउंस के हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है, और जैसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के जो केस होते हैं, 323 के, 323 के, 26 के। 26 तो फिर भी बेल थोड़ा लेना टिपिकल हो जाता है, वो सिखा देते हैं ना। नहीं वो तो करते करते सीख जाएंगे। हाँ, पर एक्चुअली नए वकील साहब को कोई बेल देते तो डरता है ना कि मैं बेल दूं कि नहीं दूं। इंसान को जेल में पता चला बेल ही ना हो पाए। वो सबसे पहली चीज क्या है कि वो शुरुआत में घबराते किस चीज है, ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग से नहीं, ड्राफ्टिंग के तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोर्ट में भी है, बाहर भी है, वो दोनों चीजें हैं। हाँ। लेकिन अभी एक बात बताओ, मैंने किसी के केस में 1 लाख रुपए फीस ले ली, मेरे को पता है मैं किसी से भी ड्राफ्टिंग करवा लूंगा 2 साल, ऑब्वियसली, ठीक है, मैं इतनी सरदर्द। बट केस के फैक्ट तो आप ही बताओगे। केस के फैक्ट्स मैं बताऊंगा। अगर उस ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत हुई ना, हाँ। तो वो मेरे को भारी पड़ेगी, उस 2000 वाले को उसको भारी नहीं पड़ेगी। किसी भी वकील साहब के लिए, कोई भी जो नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ड्राफ्टिंग तो आनी ही चाहिए। एक नॉर्मल ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी मैं आप सभी को यह बोलना चाहूंगा कि जैसे हमेशा आपको बोलता हूं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोर्ट्स में जाकर बैठिए। ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, कोई आपसे पूछेगा नहीं आप क्यों बैठे हो। आप कोर्ट में जाइए, बैठिए, प्रोसीडिंग को समझिए, देखिए कोर्ट में कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, कैसे अपीयर हो रहे हैं और कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। वरना तो आप बस सीने से पूछते रह जाओगे, करना क्या है। इसमें क्या है कि अभी देखो इन चीजों में एक गुड़गांव और दिल्ली है, एनसीआर का एरिया दोनों। उधर आप जाए, नोएडा है, नोएडा, गाजियाबाद या फिर गुड़गांव की बात करें, हाँ, अपना दिल्ली एनसीआर पूरा पार्ट हो ये गया। एनसीआर का जो पार्ट है ना, यहाँ की वकालत हर जगह अलग अलग है। दिल्ली की जो वकालत है ना, वो एक्चुअल में बड़ी जेन्युइन वकालत है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम दिल्ली में होता है, अगर मेरा आइटम नंबर लगा है 5, 6, 7, 10 कुछ भी लगा हुआ आइटम नंबर, मतलब 8वें नंबर पे मेरा केस आएगा, तो मुझे तो सुबह भागना ही पड़ता है, 10 बजे कोर्ट पहुंचना ही है। अगर लेट हो गए तो वो पास ओवर में चला जाएगा, 12, 12:30 नंबर आया, फिर बैठे रहो वहां पर जाकर, या लेट ही जाओ तो उसमें अपीयरेंस खराब होती है। तो ऐसा गुड़गांव में भी होता है। गुड़गांव, नोएडा, ये जो सिटीज है ना, गुड़गांव के अलावा आप हरियाणा देख लो पूरा, या उधर यूपी का एरिया देखोगे, यूपी के काफी केसेस में जाते हैं अपीयरेंस देने। हरियाणा तो चलो भाई एक हमारा जुड़ाव भी है, वो काफी जगह से वैसे जाते हैं। तो इन जगह पे क्या है, वकालत का जो डिफरेंस है मेनली वो ये है कि हरियाणा के अंदर आप किसी भी, हरियाणा गुड़गांव देखो, एक बड़ी सिटी है, दिल्ली की लगती सिटी है, बट फिर भी यहाँ क्या है, आपकी अपीयरेंस है, केस लगा हुआ है, लेकिन अगर आप 10 बजे की बजाय अगर वहां 12 बजे चले गए ना, तो आपकी अपीयरेंस लग जाएगी। अच्छा, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, कि 10 बजे नंबर कॉल्स होना शुरू हो गए तो नंबर पहले आ गया तो आपका अपीयर होना जरूरी है। शुरुआत में जब पहली बार गुड़गांव गया था ना, तो मेरे को याद है कि मैं जल्दी जल्दी में भागता भागता अपना कॉलर बैंड टाइट कर रहा था। तो जैसे ही मैं कोर्ट में गया ना, तो मेरे को ये लगा कि या सिर्फ ये मैं ही पहन के खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब बिना कॉलर बैंड भी लोग खड़े हैं। जज साहब, वकील साहब सारे बराबर है। वो इतने मतलब फास्ट एंड हार्ड रूल के ऊपर वो चल नहीं रहे। अच्छा। हाँ ठीक है, चलो वो लॉज के ऊपर तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हाँ। बट
एक जो तरीका है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, गुड़गांव का, यूपी का, राजस्थान का और दिल्ली से अलग है मतलब। दिल्ली से काफी अलग है। अच्छा। यहाँ पर तो अगर आप 10 बज के 1 मिनट के ऊपर अगर कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं हो ना, तो या तो जज साहब ऑर्डर दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे, कुछ ना कुछ एडवांस ऑर्डर हो भी जाते हैं, हो जाते हैं ऑर्डर, काफी बार हुए हैं, कई बार हो जाते हैं। या फिर आपको 12:30 1 बजे नंबर आएगा, वो बैठे पर रहो 2 जैसे घंटे। दिल्ली में तो होता है कि क्लाइंट तो चाहता है कि 10 क्या 9:30 बजे उसके वकील साहब कोर्ट में होने चाहिए, तो गुड़गांव में ये प्रॉब्लम नहीं होती? ना गुड़गांव में इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ये उसको खास अच्छा, मतलब जब वकील साहब टाइम दे दे उस टाइम आ जाओ। हाँ आ जाओ, वो पता है कि आप 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ। यहाँ क्या है कि अगर हमारे एक दिन में 3 कोर्ट के अंदर मैटर लग गया ना, भाई रोहिणी मेरा मैटर लग गया, द्वारका मेरा मैटर लग गया, साकेत मेरा मैटर लग गया, तो यहाँ तो भागना इतना मतलब मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो तीनों जगह अपीयरेंस बड़ी टेढ़ी खीर है। मोस्टली लंच से पहले काम खत्म फिर कर देते अगर हैं। मैं रोहिणी पहले पहुंच गया ना, तो मेरे को द्वारका और साकेत के अंदर कोई ना कोई बंदा भेज के वहां ये बताना पड़ेगा कि मैं दूसरे कोर्ट में हूं, मेरे को 2 घंटे लगेंगे। वो सिर्फ इस बिहाफ के ऊपर मेरे को टाइम मिल सकता है, अदरवाइज वहां यार वाला सिस्टम हम तो बहुत बार गुड़गांव जाते हैं, बहुत बार गुड़गांव भी जाते हैं, फरीदाबाद भी, नोएडा भी या गाजियाबाद भी। हमारी तो एक मतलब पंचुअलिटी बनी हुई है ना कि सुबह भागना ही है, 10 बजे कोर्ट पहुंचना ही है, और हम 10 बजे कोर्ट पहुंच जाते हैं। पर जब भी मैं वहां पर देखता हूं कि मतलब सिस्टम स्लो है और नंबर कभी भी टेकअप हो सकता है, तो मैंने खुद देखा कि मेरा जो नंबर लिस्ट में लगा हुआ है वो नंबर 52 54 नंबर लगा था, पर जैसे जाके अपीयरेंस दिया ना मैंने, तो नंबर पहले मेरा ही ले लिया। हाँ वो वहाँ ये ऐसा भी भी है होता ना, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर हालांकि 50 में है। सबमिशन देना एक अलग चीज है, मेंशनिंग करना अलग चीज है, पर केस की मतलब टेकअप करा लेना वो एक थोड़ा सा अलग है। दिल्ली में ये भी तो है ना दिक्कत है। अब 20 मैटर लगे हैं किसी कोर्ट में, जज साहब का मूड ऐसा है कि वो 20वें से शुरू करेंगे। ऑब्वियसली डिपेंड करता वो ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले नंबर से शुरू हो, वो 20वें से शुरू कर देंगे आप, इसलिए वो मस्ट हो जाता है वहां 10 बजे पहुंचना। आप ये सोच के जाओगे कि ना मेरा आइटम नंबर 20 है, तो आराम से जाएंगे, लगी जाएंगे 2 घंटे। जज साहब कोई 19 केस सल्टाते, ऐसा नहीं हो सकता पहला केस आपका ही हो। मान लीजिए किसी भी कोई नए वकील साहब हैं, अभी वकालत कंप्लीट की है और बस लाइसेंस मिला ही है, अब उनके पास गली मोहल्ले का कोई इंसान एक बेल लेकर आ गया कि भाई मेरा तो कोई भी बंदा एक रेप केस में या फिर छोटे केस की हम लोग बात नॉर्मल से केस की बात करते हैं, 354 में किसी बंदे को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो अब उसकी बेल करवानी है, या 326 में जेल भेज दिया, 326 आईपीसी में 326 आईपीसी में मारधाड़ केस होता है जो गरीब सट आता है, तो उसमें वो बेल को कैसे फाइट करे, क्या करें वो शुरू में? वो जो एकमात्र जो चीज है ना, वो सबसे पहले वो अपना कॉन्फिडेंस लेके चले। अदरवाइज एक वो वेब सीरीज आई थी अभी थोड़ी दिन पहले, ये जो है एक्ट्रेस का मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एडवोकेट ही थे उसमें, तो वो भागते भागते जैसे कोर्ट में जा रहे थे, वो सीन मेरे को बड़ा याद आता, बड़ा हंसता हूँ उस चीज को देख के। तो जैसे कोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, तो दूसरे वकील साहब बाहर निकल रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के कि मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। वो दूसरे को यार जबरदस्ती मेरे क्यों गले पड़ रहा है, एक के साथ 2 तक कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या चाहिए सर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ नहीं ऐसा होता है, कई बार वकील साहब अपने साथ 2-3 लोग इसलिए भी रखते हैं कि कॉन्फिडेंस, पर एक्चुअली कॉन्फिडेंस कभी लेने देने ही पड़ जाते हैं। जब केस गलत करते हैं और डांट पड़ती है ना जज साहब से, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें सीखने को तभी मिलेगा, सीखने को डांट खाओगे तो। वो हमारे घर पे हमारी माँ वाली डांट है, वो हमें ले लेनी चाहिए, प्यार की डांट है। हाँ वो प्यार की डांट है, वो हमें सिखाती है और वो सीखते रहना चाहिए उस चीज से। मैं दीपक जी एक बात और बताइए कि अभी एट प्रेजेंट में किस टाइप के केसेस आप लड़ रहे हो, किस तरह आपकी प्रैक्टिस चल रही है, और मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस है फिलहाल? जैसे आपने बताया कि अभी 21 में एनरोल करवाया, लगभग 3 साल आपको हो चुके हैं, तो अभी एट प्रेजेंट क्या है मतलब? 21 मेरा लास्ट का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद यूं मान करके करीबन मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो 1-1.5 साल तो मैंने आप लोगों के साथ ही है, उसके बाद भी अभी चल ही रहे हैं, लेकिन मोस्टली मेरा फिलहाल क्या है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। मैक्सिमम कौन से केसेस करते हैं? मैक्सिमम मेरे पास क्रिमिनल केसेस हैं, अभी मैं शायद उनके नाम तो नहीं ले वो तो पाऊंगा, कर क्योंकि वो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी सेक्शन से बता दो। सेक्शंस काफी हैं सर, फिलहाल मर्डर के सेक्शंस हैं और मतलब डकैती के और यही सब चीजें ज्यादा। क्रिमिनल प्रैक्टिस चल रही है? क्रिमिनल प्रैक्टिस मेरी चल रही है, और 1-2 क्योंकि ये पता है इन चीजों के अंदर एक ये एडवोकेसी के अंदर सबसे बड़ा एक खतरा रहता है हमेशा कि हम क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कौन है उसकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने वो डिस्क्लोज कर दी ना तो खतरा उसको नहीं हमें। ऑब्वियसली नहीं होता ही वो होता ही है। देखो किसी भी वकील साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले एक जमाना अलग था कि 20-20 साल केस चलते थे और क्लाइंट एक ही वकील के साथ रहता था। आज का सिस्टम बहुत अलग है। आज तो पता नहीं कितनी ज्यादा अवेयरनेस, हम भी जैसे अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके अधिकार हैं, कैसे चलता है कानून, उस तरह से लोग बहुत अवेयर हो
हो चुके हैं, उन्हें पता है कि वो जब चाहे जब अपने वकील साहब को बदल सकते हैं, और ये होती है प्रॉब्लम्स होती है। ये क्या है कि अब जैसे कोई नया बंदा कोई फील्ड में आ रहा है ना, तो मैं उनको यही कहूंगा कि मेरा बैकग्राउंड एडवोकेसी का नहीं था, बट मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि आप 30 दिन कोर्ट के अंदर सुबह जाके बैठ रहे हो या कर रहे हो, वो हो सकता है कि जितना आप जा रहे हो 30 दिन परफेक्ट जा रहे हो। हाँ, आप जाओ, मैक्सिमम जाओ कोर्ट के अंदर, जितना हो सके जाना चाहिए। हाँ, बट ये नहीं है कि अगर आप मतलब आपके पास 10 तारीख है महीने में, आप 10 दिन जा रहे हो, लेकिन वो 10 दिन आप प्रॉपरली करके आओ। हाँ, वो अपना आप 100% देना बाकी 20 दिन है ना, वो बाकी 20 दिन उन 10 दिन उनकी को तैयारी करो, हाँ, उनकी तैयारी करो, वो आपके लिए हमेशा बेटर रिजल्ट दें। क्योंकि मेरा बहुत छोटा टाइम पीरियड है मेरा वकालत का, बट मेरा काफी अच्छा काम के नाम से, अब जैसे मैंने एक अपनी लीगल फर्म शुरुआत की है लीगल आइटम के नाम से, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं मतलब इस कॉन्फिडेंस में आज के दिन हूँ कि मैं अगर अपने केस को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट के साथ डीलिंग मेरी मतलब होती है। ये नहीं है कि मैं रेगुलर मेरे पास कोई बहुत बड़ी चीजें, बट एज ए न्यू एडवोकेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे काफी ज्यादा है। गुड। और ये इसीलिए ये फील्ड ऐसा है कि ये संभावनाओं का फील्ड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते ये एक थोड़े टाइम के लिए आप निराश हो नहीं, सकते देखो 2-4 साल तक नया वकील घिसता ही है, वक्त लगेगा ही लगेगा उसका। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो अब ये फील करता हूँ कि अगर आने वाले 10 साल में, अगर मैं फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा हूँ, अगर मेरा इतना भी पैरेलल चलता रहे ना, तो बहुत अच्छा कर जाओ। हाँ, बहुत मतलब अच्छा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्टीमेटली किसी भी नए वकील साहब को टाइम देना बिल्कुल, चाहिए। ये सबसे मतलब यही है नए बंदों के लिए कि वो क्या करते हैं शुरुआत में, यार केसेस नहीं है, कोई सिखाने हिम्मत नहीं वाला आनी नहीं चाहिए। है, सीनियर ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, तो ऐसी उन कोई बातों में नहीं problem आना चाहिए। उन बातों में नहीं आना। अपना खुद के पैरों के ऊपर आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, खुद का स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बस ये है कि आप 6 महीने 12 महीने किसी के साथ रहो, उसका साथ उसके बाद सीखो। साथ नहीं छोड़ना, बट सीखो उन चीजों को। उनसे सीखो, उनके बाद उनकी गाइडेंस के साथ काम करो, बट हमेशा कोशिश करो कि आप खुद पैरेलल एक केस, पहला केस कोई भी छोटे से लेके बड़ा, खुद के पैरों के ऊपर खुद की ड्राफ्टिंग करके खुद एक रिप्रेजेंटेशन वहां देने जाओ, अच्छे से अकेले। प्रेजेंट करो जो भी आपने केस लिया। बिल्कुल, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत गलती होगी, बस जज यही साहब 2 बात बोल देंगे कि इसको एडिटिंग करके लाओ, या ये आपने गलत किया, इसको ठीक करके लाओ। करेक्ट कर लो। सोनू जी, आप भी बताइए कुछ, क्या मतलब अभी आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक आपका फील्ड है, और आगे आप क्या देख रहे हैं? सर मैं गुड़गांव 3 साल से आया हूँ। पहले वहीं हमारे जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके अंदर ही प्रैक्टिस करता था। वहाँ मेरे नाना जी थे, उनका सानिध्य प्राप्त था। अच्छा। तो अब तो वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ पैसे के साथ साथ हमें जो गरीब आदमियों की सेवा करने का मौका भी मिला है। बिल्कुल। कई गुड़गांव के अंदर कई केसेस मैंने ऐसे किए हैं जिसके अंदर उनके पास फीस नहीं थी देने के लिए। दोस्तों, ऐसे केसेस को प्रोबोनो केस बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल। प्रोबोनो में क्या होता है, जो केस आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, उसमें कुछ पैसा आपको नहीं मिलता है उस केस के अंदर। तो प्रोबोनो भी बहुत सारे केसेस किसी भी वकील के द्वारा लड़े जाते हैं। बिल्कुल, ये चीजें हमें करनी भी चाहिए। खासकर क्या होता है कि सर ये सिचुएशंस आती हैं कई बार मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर। देखो, मैट्रिमोनियल तो मामला एक अलग है, वो तो बस वो एक ईगो की लड़ाई है। मैं ये बोलूंगा ईगो की लड़ाई है। बहुत केसेस हम लोग लड़ते हैं डेली, मतलब कोर्ट में जब भी जाते हैं भीड़ लगी होती है फैमिली कोर्ट के आगे। वो सिर्फ एक ईगो सेटिस्फाई करने की लड़ाई है। अगर उस ईगो को लड़की या लड़का अगर मार ले तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट पहुंचेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है भाई सर। एक मैं आपको बात बताता हूँ, मैट्रिमोनियल केसेस की 1 से लेके 100 तक सिर्फ एक ईगो की लड़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे पास एक केस था, अपने लड़की थी यहाँ उत्तराखंड की, और वो दिल्ली मैरिड थी, तो उनका डिवोर्स का केस चल रहा था। तो सिचुएशन क्या हुई वो मेरे को आज भी याद है कि म्यूचुअल डिवोर्स उनका चल रहा है। फर्स्ट मोशन क्लियर हो गया, सेकंड मोशन, अब वो तो एज ए क्लाइंट आए हैं, शुरुआत में हमने एक नॉर्मली कन्वर्सेशन के अंदर दोस्तों इमोशन के बारे में आपको बता दूं मैं, आपको कोई भी आप जो लॉ फील्ड से नहीं है, इमोशंस क्या होते हैं जब किसी डिवोर्स या फिर केस को कंप्लीट करते हैं डिवोर्स कराने के बाद, तो उसमें क्या होता है कि इसमें फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन और एक मोशन होता है जो कि हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए आप लोग जाते हो। तो ये उन्हीं मोशंस की बात हो रही है। पहले सबमिशन होता है, बाद में डिवोर्स होता है, फिर क्वेश्चन होता है। हाँ, तो उनमें क्या हुआ वो सिचुएशन, मतलब मेरे लिए एक बड़ा अलग चीज थी मेरे, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का सेक्टर है।
तो फर्स्ट मोशन क्लियर हुआ तो मन में थोड़ा सा ये हुआ कि यार एक फैमिली है, अलग हो रही नहीं कराना चाहिए divorce। नहीं होना चाहिए। एक हम यंग लॉयर्स भी हैं तो हमारे अंदर वैसे भी इमोशंस ज्यादा होते हैं। जैसे वकील पुराने होते हैं इमोशंस थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं, इमोशंस वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना, फिर वो प्रैक्टिकल होते जाते हैं ज्यादा। सेकंड मोशन के टाइम के ऊपर क्या हुआ कि दोनों को कोर्ट के अंदर, जैसे आज सुबह डेट लगी हुई है, करीबन 9 बजे ये कोर्ट के अंदर पहुंच गए हम, तो अब 10 बजे पता है सेकंड मोशन है लगेगा। तो उससे पहले उन दोनों को है ना आधे घंटे चाय के नाम के ऊपर मैं यूं ही दिमाग में हिटकी वो बात, काउंसलिंग कर दी उनकी काउंसलिंग कर दी। काउंसलिंग कर दी कि भाई कहाँ चक्करे पड़ रहे हो, अपना घर बसाओ, जाओ अपनी मेरे को तो फैमिली पैसे से मिलने हैं, चलाओ। वो मेरे को तो पैसे मिलने, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो दिमाग में वो चीज चल रही चलती है। हाँ, तो क्या कोई भी नए वकील साहब आए वो इमोशंस के साथ में बह जाते हैं, और वो अक्सर हमने भी बहुत सारे किए, अभी भी करते हैं, कई बार अपने केस खुद खराब कर लेते हैं। सामने वाला पैसे लेकर बैठा है, फीस देने के लिए बैठा है, और हम उसको एडवाइस कर देते हैं घर अपना ना तोड़े, ईगो की लड़ाई है, साथ रहें, एक दो सॉरी बोल दे, सॉरी बोलते ही वो केस खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं पैसे की बात नहीं सर, ऐसे काम करने चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं है, कई बार हमें अपनी बातों को समझना, मतलब दिल की बात सुननी पड़ती है। हाँ, वो मतलब शायद आधा घंटे का टाइम था। वो चाय के ऊपर उनको बिठा के, हम दो थे, दोनों में इनको अकेला छोड़ देते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, ये तो रिजल्ट तो आधे घंटे बाद कोर्ट में तो आ ही जाएगा। आ ही जाएगा, एक बार इनको अकेला छोड़ के देखते हैं। तो भाई साहब अब क्या बताऊं, वो दोनों ने ना वो सेकंड मोशन उनका क्लियर नहीं हुआ, वहां दोनों ने मना कर दिया कि हमारी सुलह होगी। दोस्तों मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस केस में जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस तक आपका मामला पहुंच गया, डिवोर्स तक आप जा रहे हो, मेरा ये मानना है कि वकील साहब को दोनों पार्टीज को एक साथ बिठाना चाहिए, समझाना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि 90% मामलों में कॉम्प्रोमाइज होने के बाद में अच्छी तरह से फैमिली आगे चलना शुरू हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों का पैचअप हो जाता है, डिवोर्स नहीं होता है। डिवोर्स के मतलब ये क्या है कि मोस्टली है ना, जब घर टूटने से बच जाता है, घर अल्टीमेटली लोगों टूटने से बच जाता है, ये सबसे बड़ा वो कोई भी नहीं चाहेगा किसी घर टूटे किसी का। सबसे बड़ा धर्म यही है कि घर बसा हुआ है। क्लाइंटों को बात साथ करके घर बसा लेना चाहिए। बिल्कुल साधना चाहिए। मैं आपका ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना मौका दिया, हम साथ दोबारा बैठे फिर से हैं। बुलाएंगे जरूर। अभी देखते हैं वीडियोस में कौन कितने कमेंट करता है। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीजें ऐसा है कि अगर इन चीजों से सोसाइटी में अवेयरनेस फैलती है ना, तो हमें इससे अच्छा society कुछ के हो अंदर- नहीं सकता। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम सोसाइटी के अंदर खुद फिजिकली जाके 50 लोगों या 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उनको समझाने जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म तो maybe थोड़ा वो easy है। अलग चीज है, बट ये एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा हाँ, easy मैं है। हर किसी साथी को यही बताना चाहूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लोगों से कनेक्ट हो, जितनी हो सके लीगल अवेयरनेस आप लोगों के अंदर पहुंचाएं, ताकि कहीं कानूनी भी जानकार नाजायज- बनना बहुत जरूरी है। हाँ, आपका जानकार बनना बहुत जरूरी है। और आप मैं अपने तो बोलता अधिकारों हूँ को जरूर अपने जानें। बच्चों की किताबों में भी ना एक चैप्टर होना चाहिए, हर साल एक नया चैप्टर होना चाहिए कि कानूनी उनके अधिकार क्या है। अरे और तो छोड़ो, लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं पता आपने, फंडामेंटल जिसका गारंटर खुद सुप्रीम कोर्ट है। गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग। सुप्रीम कोर्ट गारंटर है आपके फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों को पता ही नहीं है आपको। सबसे बड़ी चीज यही है ना, कई बार कोर्ट में जाते हैं, वहां कोई अधिकारी कोई पुलिस स्टेशन चले गए, वहां पुलिस स्टेशन में जो भी उनके अधिकारी बदतमीजी होती है उनके साथ में, वहाँ बदतमीजी लोगों के करते साथ हैं। बदतमीजी भी होती है। अच्छा, फिर कई बार क्या होता है कि एसडीएम कोर्ट चले गए, लोकल तहसील लेवल के ऊपर किसी कोई अधिकारी है जिसके चलो अंदर आज का वीडियो में ही रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, और कोशिश करेंगे डायरेक्ट वे से आपके अधिकारों के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आप लोग का इस पॉडकास्ट पे। दोस्तों जैसे कि हमारे जो चैनल है ये लीगल अवेयरनेस के लिए काम करता है, आपको एजुकेशन देता है, एजुकेटेड बनाता है आपको, ताकि आपको कानूनी जानकारी हो, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम में आप ना फंसे। अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। अधिकार तो बहुत दूर की बात है, छोटे मोटे मामले फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं। और इस चैनल पर जितने भी नए नए वकील साहब कोई बने हैं, कोई लॉ स्टूडेंट है, अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, हम उन्हें इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को साझा करते हैं, और जो एक्सपीरियंस वकील हैं उनको भी बुलाते हैं ताकि वो भी बता सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी होती है और क्या करने से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।